रीमा सुबह सुबह अपने परिवार के लिए चाय बना रही थी और बाहर बहुत जोर से बारिश आ रही थी। बारिश देखकर रीमा की सास अनीता उससे बोलती है, अरे बहू, बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ऐसे में दुकान कैसे जाएगी? मैं तो कहती हूँ कि आज मत जा। अरे नहीं माँ जी, बारिश का क्या है, वे तो 2-3 महीने लगातार होती रहेगी, तो क्या मैं घर में आराम ही करती रहूंगी? तो घर कैसे चलेगा? आपको पता है ना कि हमारी घर की स्थिति कैसी है और इस समय काम करना कितना जरूरी है। बच्चों की फीस देना, घर का राशन, दवा दारू सब कुछ देखना है माँ जी। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, लेकिन बाहर का माहौल देखकर मेरा दिल नहीं कर रहा तुझे भेजूं इस बारिश में। अब तू खुद ही सोच, अगर तू कहीं फंस गई तो घर कैसे आएगी बहू? यहाँ तेरी अलग से चिंता लगी रहेगी और ऐसे बरसात के मौसम में फोन ले जाना भी ठीक नहीं है। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? अगले महीने गोलू की फीस भी जमा करनी है क्योंकि 2 महीने से उसकी फीस रुकी हुई है। मैडम बार बार गोलू की फीस के लिए टोक रही है। अगर मैं समय से चाय बेचने के लिए नहीं जाऊंगी तो मेरे ग्राहक टूट जाएंगे, क्योंकि जो दिल्ली दफ्तर जाते हैं वे तो मेरे हाथ की चाय पीकर ही दफ्तर जाते हैं ना। इसलिए मुझे कैसे भी सुबह 6 बजे तक दुकान खोल देना ही सही रहता है। हाँ बहू, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। जिम्मेदार इंसान को तो ना बारिश देखनी होती है ना ही धूप, किसी भी हाल में इंसान मेहनत करता ही है। खैर ये सब छोड़ो, हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में यही सब लिखा होता है। दरअसल रीमा के पति का कुछ साल पहले ही बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसे पैरालाइज हो गया था। वो ठीक से न चल पाता था, न ठीक से कोई काम कर पाता था, जिस वजह से रीमा के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। रीमा बहुत अच्छी चाय बनाती थी और वो चाय को अपना ही काम बना लेती है। ऐसे ही रीमा बारिश में चाय की दुकान पर जा रही थी। उसके पास ना छाता था और वह पन्नी से बचाते हुए खुद को जा रही थी और फिर अपनी दुकान पर पहुंचकर दुकान खोल देती है। थोड़ी देर में कुछ लोग रीमा की दुकान पर आ जाते हैं और चाय पीते हुए बोलते हैं, अरे बहन जी, आपने तो समय पर अपनी दुकान खोल दी। इतनी बारिश में आपका आने का मन कर जाता है क्या? मेरा मतलब है कि कुछ लोग बारिश देखकर रुक जाते हैं और आप हैं कि बारिश हो या तूफान समय से अपनी दुकान खोलती हैं। हाँ भाई साहब, यही मेरा उसूल है, क्योंकि जब जिम्मेदारी कंधों पर आ जाती है तब इंसान को आराम करना, नींद, धूप, आलस, बारिश को सब त्यागना पड़ता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आज भी आपने बहुत अच्छी चाय बनाई है। आपके हाथ की चाय पीकर तो मन खुश हो जाता है। चलो अब चलते हैं। भाई साहब, महीना हो गया है, आपका चाय के पैसे देते जाओ, बच्चों की फीस जमा करनी है। हाँ, अभी हमारी सैलरी आई नहीं है तो चिंता मत करो, 1-2 दिन में पैसे दे देंगे। इतना बोलकर वे आदमी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। रीमा को उसके कुछ ग्राहक पैसे देने के लिए आते ही नहीं हैं। रीमा एक दिन अचानक ग्राहक के घर चली जाती है पैसे मांगने के लिए। तभी वे आदमी रीमा पर गुस्सा करते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? 2 कौड़ी की चाय बेचने वाली अपने चंद रुपयों के लिए मेरे घर पर आ गई। रुक, मैं तुझे तेरे पैसे देता हूँ। वे आदमी अंदर जाता है और कुछ पैसे लेकर आता है और वह रीमा के मुँह पर मारते हुए कहता है, ये ले, और आइंदा मेरे घर पर कभी मत आना पैसों के लिए। यहाँ आकर मेरी इज्जत को शर्मसार करना चाहती है, ये दिखाना चाहती है लोगों को कि मैं तुझे तेरे पैसे नहीं दे रहा। भाई साहब, अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, और सच बताओ तो अगर आपके अंदर शर्म होती ना तो आप मेरे उधारी के पैसे अब तक दे दिए होते। इतने ही स्वाभिमानी होते ना तो किसी गरीब औरत को इतना परेशान ना करते। और अपनी अकड़ अपने पास रखो, मेहनत करके कमा कर खाती हो, किसी की गुलामी करके नहीं खाती हो। बेचारी रीमा वहाँ से अपने घर आ जाती है। रीमा को बार बार उस आदमी की बदतमीजी याद आ रही थी, लेकिन बेचारी करती भी क्या। उसे बहुत से ऐसे लोग मिल रहे थे जो कि उसकी गरीबी का मजाक बना रहे थे, लेकिन फिर भी रीमा इन सब का सामना करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रीमा अपने बेटे के स्कूल जाती है। वहाँ जाकर उसकी फीस जमा करती है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल रीमा से कहती है, रीमा जी, आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है और हमारे स्कूल को ऐसे ही बच्चों की जरूरत है जो हमारा नाम रोशन करे। लेकिन दिक्कत सिर्फ यहाँ आती है कि आप समय से उसकी फीस जमा नहीं करती। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से आप उसकी फीस समय पर जमा नहीं करती हैं? मैं माफी चाहती हूँ, आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन मैं अपनी ये पर्सनल चीजें किसी भी बाहर के लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे आपको बताना चाहिए। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और जब वो जॉब कर रहे थे तो बिल्कुल सब अच्छा चल रहा था। हमारी लाइफ में हस्बैंड का एक्सीडेंट होने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। उनको पैरालाइज हो चुका है, वे ठीक से न चल पाते हैं न कुछ काम कर पाते हैं।
मुझे मजबूरी में अपने घर को चलाने के लिए चाय बेचने का काम करना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे समय पर पैसा भी नहीं देते। जब मुझे मेरे ग्राहक पैसा नहीं देंगे तो मैं यहाँ कैसे फीस जमा करूँगी? बस यही दिक्कत है मैम। अच्छा, तो मतलब आप चाय बनाने का काम करती है। अगर आप बुरा न मानो तो हमारे स्कूल में किचन है, वहाँ जाकर आप मेरे लिए 1 कप चाय बना सकती हैं। हाँ मैम, क्यों नहीं, आप मुझे बता दीजिए किचन कहाँ है, मैं आपके लिए अभी 1 कप चाय बनाकर लेकर आती हूँ। रीमा स्कूल के प्रिंसिपल के लिए स्कूल में ही चाय बनाकर लाती है। स्कूल के प्रिंसिपल को रीमा के हाथ का बना हुआ चाय बहुत पसंद आता है और प्रिंसिपल रीमा से बोलती है, अरे वाह रीमा जी, आप तो बहुत अच्छा चाय बनाती हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे स्कूल में हमने अलग से चाय बनाने के लिए कोई रखा हुआ है, लेकिन उनके हाथ का चाय इतना खास पसंद नहीं आता किसी को। तो मैं कुछ समय से सोच रही थी कि उसको रिप्लेस करके किसी अच्छे चाय बनाने वाले को रखूं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमारे साथ काम करना चाहिए, इससे आपको भी मदद मिल जाएगी। ज्यादा नहीं, बस 1 टाइम की चाय आपको बनानी है और महीने का मैं आपको 15,000 दे दूंगी। साथ में आप अपनी चाय बनाने की दुकान भी चला सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और इस तरह से तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बता दो कब से ज्वाइन करना है? आप मंडे से ज्वाइन कर लेना। सच में आपके हाथ की चाय का टेस्ट बहुत ही गजब है, बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। शुक्रिया मैम, मैं मंडे से आ जाऊंगी चाय बनाने के लिए। हाँ, हमारे स्कूल में जितने भी स्टाफ है उन सबके लिए आपको चाय बनाना है। चलो फिर ठीक है, मंडे मिलते हैं। रीमा बहुत खुश होती है अपने नए काम से। अब रीमा अपनी दुकान के साथ साथ स्कूल में चाय बनाने का भी काम शुरू कर देती है, जिससे रीमा को बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। अब वे बहुत अच्छे से अपनी सारी जरूरतों को पूरा करती है। सुबह सुबह आकृति ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो वहीं उसकी जेठानी ममता उसके लिए नाश्ता और लंच बना रही थी। आकृति रेडी होकर नीचे जाती है, ममता उसको नाश्ता देती है। आकृति और उसकी सास विमला, पति अर्जुन, जेठ मनोज भी साथ में बैठकर नाश्ता करने के लिए बैठे थे। सभी लोग खा रहे थे, तभी आकृति अपनी जेठानी पर चिल्लाते हुए बोलती है, दीदी, आप इतने सालों से घर में काम कर रही हो, लेकिन आपको अभी तक ठीक से खाना बनाना नहीं आया। इतना ज्यादा घी कौन डालता है पराठे में? क्या हुआ, आज के पराठे तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? 2 दिन से मैं अपनी फिटनेस को लेकर ना काफी ज्यादा सीरियस हूँ और एक आप हो कि मुझे घी वाले पराठे खिला रही हो। आपको नहीं पता क्या फिट रहने के लिए ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है। अरे तू बड़े चाव से तो आलू के पराठे खाती थी, अब जब बेचारी तुझे आलू के पराठे बना कर दे रही है तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। पहले तो तू मना नहीं करती थी, अब अचानक से तुझे फिटनेस की चिंता होने लगी। अरे तू सारी चीज अपनी बड़ी बहू पर डाल देती है, ये कहाँ का न्याय है आकृति बहू? माँ जी, आप तो बस अपनी इस जाहिल बहू की गुणगान करती रहती हो। अरे मुझे बाहर आना जाना पड़ता है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, जान निकल जाती है मेरी, लेकिन फिर भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है। बस आपको सिर्फ ये झाड़ू पोछा करने वाली जाहिल ही दिखती है। उसके मुंह से ऐसे तीखे शब्द सुनकर उसकी सास बोलती है, शर्म आनी चाहिए करती बहू तुझे। बड़ी बहू तुझे तेरा सारा काम करके देती है, उसके बावजूद तू उसे जाहिल कहती है। अरे उसे भी तो बुरा लगता होगा ना। एक काम करो, आप लोग नाश्ता करो, मैं चली ऑफिस, मेरा टाइम हो रहा है। फालतू की बकवास करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नाश्ता और लंच दोनों बाहर में कर लूंगी। अरे नहीं आकृति, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है, तुम लंच लेकर जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा पेट पूरा भर चुका है। आकृति गुस्से में ऑफिस चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। बेचारी ममता अकेले ही घर का सारा काम पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाला करती थी। ऐसे ही रात को सभी लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे, तभी आकृति के सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए ममता तेल लेकर उसके पास आती है और कहती है। तभी ममता तेल की शीशी आगे करती है और उसके बालों में तेल लगाने जाती है। तभी आकृति गुस्से में तेल की शीशी को ममता के हाथ से नीचे गिरा देती है और कहती है, अरे दीदी, आपको कितना समझाना पड़ेगा, आजकल के टाइम में इतनी बेवकूफी वाले हरकतें करती रहती हो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, तेल लगाने का क्या मतलब बनता है? गंवार की गंवार रहोगी, जाहिल औरत। कितना भी मना कर दो कि मेरे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद भी कर सकती हूँ, इस घर को संभाल भी सकती हूँ, ऑफिस का काम भी कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अरे आकृति, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा ना तुम्हें तेल की चम्पी कर दूं, शायद तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, पता नहीं कब इस गंवार जाहिल से मेरा पीछे छूटेगा। हर वक्त मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करती रहती है। कितनी बार इसे समझा दिया कि अपने काम से काम मतलब रखो,
जो काम करना नहीं आता उस काम को करने के लिए पीछे ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। आकृति की आवाज सुनकर सास वहाँ आती है। सारी बातें सुनने के बाद सास बोलती है, आकृति तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? एक तो ममता तेरा हर काम करती है, तेरी इतनी मदद करती है, उसके बावजूद तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है। अरे इतना बुरा व्यवहार तो इंसान घर के जानवरों के साथ भी नहीं करता जितना तू अपनी जेठानी के साथ करती है। अगर वे कम पढ़ी लिखी है तो उसमें इसकी क्या गलती है, लेकिन तेरे से लाख गुना अच्छी इंसान तो है। तो सासू माँ आपको और इस गंवार को वे इंसानियत मुबारक हो। आपको पसंद है, मुझे नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे थोड़े बहुत काम करके क्या दिखाना चाहती है कि इसकी वजह से मैं ऑफिस आ रही हूँ, इसकी वजह से मैं अपना काम कर पा रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं घर और बाहर दोनों काम कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे किसी की जरूरत नहीं है। बेचारी ममता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सास के कहने पर ममता अपने मायके चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आकृति जैसे ही ऑफिस से घर आती है तभी उसकी सास आकृति से बोलती है, आकृति बेटा अब तो तू ऑफिस से आ गई है, मैंने सब्जी काट रखी है, तो जाकर खाना बना ले शाम का, क्योंकि अब तो ममता यहाँ नहीं है, वे अपने मायके गई है। तो मैंने सोचा जब किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है तो इससे अच्छा उसको अपने मायके ही भेज दूं। घर और बाहर दोनों को काम तो तू कर सकती है ना। आकृति को मजबूरी में थकी हारी किचन में खाना बनाने लगती है और सभी घर वालों को खाना खिलाकर फिर उसके बाद किचन साफ करके करीबन रात के 12 बजे सोने के लिए जाती है और फिर सुबह 5 बजे उठती है और अपने लिए और बाकी सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। आकृति को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। बेचारी किचन में खाना बनाते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं तो 2 ही दिन में थक गई, मेरी ही गलती है। मैंने जोश में आकर इतना बोल दिया था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सच बोलूं तो ममता रहती थी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था, कम से कम मुझे बस ऑफिस का ही तो काम करना पड़ता था। उसके बाद तो मुझे ऑफिस और घर दोनों को संभालना पड़ रहा है और सबकी छोटी मोटी जरूरत भी, वे भी ध्यान रखो, वो भी ध्यान रखो, हे भगवान। तभी सास आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे आकृति बहू, खाना नहीं बना क्या? अरे अब तक तो ममता बहू ने परोस दिया होता, तू क्या ही कर रही है? खाना ही बनाती रह जाएगी क्या? ऑफिस कब जाएगी? मैं तेरी मदद कर देती, लेकिन क्या करूं, अभी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि घर का काम करूं। आकृति को काम करते करते काफी समय हो जाता है और बेचारे ऑफिस नहीं जा पाती है। वो उदास मन से अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसे समझाते हुए कहती है, मैं समझ रही हूँ कि तू परेशान क्यों है, क्योंकि तुझसे घर और ऑफिस दोनों का काम संभल नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू कोई काम नहीं करती, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर तू ऑफिस का काम कर रही है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ममता का ही है, क्योंकि ममता तेरे कपड़े से लेकर, तेरे खाने से लेकर, तेरी ऑफिस की फाइल से लेकर हर चीज संभाल कर रखती है। उसके बावजूद उसे बदल में तुझसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय 2 मीठे बोल के। अगर तू ऑफिस से आकर उससे 2 प्यार से बातें कर लेगी तो कुछ चला नहीं जाएगा, उल्टा वे खुश होगी कि मेरी देवरानी मुझसे इतनी प्यारी बातें करती है, बहन की तरह मानती है। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सब मेरी गलती है। मैं आज खुद ममता दीदी को यहाँ बुला लूंगी और उनसे माफी मांग लूंगी। अगले दिन आकृति खुद ममता को लेने के लिए उसके घर जाती है और उससे माफी मांगती है।